हाय लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम हर साल इस सेशन को लेकर आते हैं, यूनियन बजट का दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2026 का समरी एंड एनालिसिस दोस्तों। ठीक है, आपने बजट देखा भी होगा, टीवी में भी देखा होगा, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में तो कल आएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ आपने विभिन्न सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा, ठीक है, पीआईबी हो गया। बट ऐसे कुछ टर्म होते हैं बजट में जो आपको अगर अच्छे से वो समझ में नहीं आते हैं, ऐसे ऐसे कुछ टर्म होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर जान रहे होंगे कि हमारा जो बजट एनालिसिस करने का जो तरीका है वो बिल्कुल मैं लेमन लैंग्वेज में यहाँ पर समझाता हूँ, बिल्कुल एक आम आदमी को वहाँ पर ये समझ में आ जाए। और ये सेशन हिंदी में है तो इसलिए मैं इस सेशन को यहाँ पर लेकर आता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है इस सेशन को दोस्तों। और बजट केवल हमें बजट केवल पढ़ना ही नहीं है कि हम लोग बस बजट को हम लोग एक पढ़ लें, वो तो आप कल न्यूज़पेपर में भी पढ़ लोगे, ठीक है, आप टेलीविज़न में भी आपने देखा होगा। बट मेरा मोटिव यहाँ पर ये है कि बेसिक से लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ, अच्छे से चीज़ों को आपको मैं डिलीवर कर सकूं, यही मेरा यहाँ पर उद्देश्य है। तो बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए, हमारी यहाँ पर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी यहाँ पर बजट को लेकर यहाँ पर खड़ी हुई हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, विकास के साथ प्रगति की राह दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे जो बातें होती हैं आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो कुछ अच्छी लाइंस होंगी तो आप, ठीक है। और ये सेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक द यूपीएससी, पीसीएस एंड अदर्स गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। साथ ही साथ अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, ये बजट हमारा 2026 और 27 का है। और यहाँ पर हमारी वित्त मंत्री जी यहाँ पर क्या कह रही हैं पूरे बजट को ले करके, तो यहाँ पर कह रही है कि हमारी सरकार का संकल्प गरीबों, अल्प सुविधा प्राप्त और वंचितों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस संकल्प को पूरा करने का जो ध्येय है, और यह देखते हुए कि कर्तव्य भवन में तैयार यह पहला बजट है, हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो बजट जो ये तैयार हुआ, ये ऐसा पहला बजट है जो कि कर्तव्य भवन में ये तैयार किया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर हम सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, एक छोटी सी मैं हिस्ट्री में बता दूं, फिर तो बजट का ये सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, ये आपका मैं कह रहा हूँ कि ये आपका पीटी फैक्ट के आप तौर पर इसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी रविवार को संसद में बजट पेश करेंगी, जो कि पेश हो चुका है, और उनका यह लगातार 9वां आम बजट है दोस्तों। तो लाइक अदर, जैसे कि वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, करंट अफेयर्स में, कि अब की बार जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो कौन सा नंबर का बजट था, ठीक है। तो ये 9वां आम बजट है, ये आपको ध्यान में रखना है सर एंड मैम दोस्तों। और ये जो सेशन है मैं आपको अभी शाम को ही मिल जाता, मॉर्निंग में ही मिल जाता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने पीडीएफ यहाँ पर अपलोड किया, फिर वो पता नहीं किस तरीके से टेक्निकल एरर की वजह से वो वहाँ से फिर हट गया, फिर बाद में पूरा पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करना पड़ा, तो थोड़ा सा टाइम लग गया दोस्तों। इसके साथ ही साथ यह मोरारजी देसाई के बाद 10 बजट पेश करने के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गई हैं दोस्तों। अभी जो रिकॉर्ड है, मोरारजी अभी तक सबसे ज़्यादा बार जो बजट पेश किया है वो मोरारजी देसाई जी ने यहाँ पर पेश किया है। तो अभी तो इनका 9वां यहाँ पर है। अब अगर इस 10 बार ये अगर 10 टर्म को ये पार कर लेती हैं तो इनके रिकॉर्ड को भी वो तोड़ देंगी दोस्तों। ठीक है, मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के रूप में 1959 से 1964 के बीच 6 बार बजट और 1967 से 1969 के बीच 4 बार बजट पेश किए थे दोस्तों। ठीक है,
इसके बाद सबसे अधिक जो बजट पेश करने वाली वित्त मंत्रियों की सूची में पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी के नाम भी शामिल हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ वर्ष 2016 तक भारत में फरवरी महीने के आखिरी दिन आम बजट की पेश किया जाता था दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि 2016 तक जो आज जो बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को, ये 1 फरवरी में ना पेश हो करके ये फरवरी महीने के आखिरी दिन यहाँ पर क्या होता था, प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने बजट पेश करने का दिन बदलकर 1 फरवरी कर दिया था दोस्तों। ठीक है, 2017 से पहले रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2017 में इसे भी आम बजट में शामिल कर दिया गया। क्या होता था कि पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किए जाते थे, लेकिन अब क्या हो 2017 से ये दोनों एक ही में प्रस्तुत कर दिए जाते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 2020 का बजट भाषण सबसे अधिक लंबा भाषण था। यह बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट तक का था। और अभी हम आगे देखेंगे कि इस बार कितने घंटे का उन्होंने भाषण दिया है, क्या उन्होंने इस बार अपने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है कि नहीं, उसे भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहली जो महिला वित्त मंत्री थी, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर बजट पेश किया था। तो वो कौन थी? तो इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थी जिन्होंने बजट पेश किया था। उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर 1970 में बजट पेश किया था और पीएम के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय का भी उनको प्रभार मिला हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो 1970 में दोस्तों यहाँ पर पहली बजट। 1955 में यहाँ पर 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में छपता था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापने की परंपरा शुरू की दोस्तों। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम बात करें तो भारत का पहला बजट, बहुत सारे वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ से कि भारत का पहला बजट कौन सा था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट यहाँ पर षणमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। तो स्वतंत्र भारत का यहाँ पर वर्ड पर आपको फोकस करना है कि स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो षणमुगम चेट्टी जी ने 26 नवंबर 1947 को यहाँ पर पेश किया था। हालांकि इसमें सिर्फ अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी और कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि षणमुगम चेट्टी के बाद वित्त मंत्री जॉन मैथाई ने पहला संयुक्त भारत का पहला बजट यहाँ पर पेश किया। संयुक्त भारत बजट पेश किया। इसमें रजवाड़ों के तहत आने वाले विभिन्न राज्यों का जो वित्तीय ब्यौरा है वो शामिल था दोस्तों। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था तो आपका आंसर होना चाहिए 26 नवंबर 1947 को दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो इस हाथ में, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि पहले जो होते थे वित्त मंत्री वो बजट दस्तावेजों को एक ब्रीफ केस में लेकर आते थे। आपने देखा होगा एक ब्रीफ केस साइज का वो लेकर आते थे, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने 2019 में एक फाइल में बजट के दस्तावेज लेकर आई। 2021 में निर्मला सीतारमण जी ने एक टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा था। हालांकि 2018 में यह परंपरा आंध्र प्रदेश और असम में भी शुरू हो गई थी। ठीक है, ये बस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया था यहाँ पर। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो 1999 से पहले किस प्रकार से बजट पेश किया जाता था, तो वहाँ पर क्या होता था कि शाम 5 बजे ये पेश होता था फरवरी के आखिरी कार महीने में। ठीक है, तो यहाँ पर एक झोले या आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से बजट पेश होता था 1999 से पहले दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैंने आपको पूरा बजट का एक हिस्ट्री बताया थोड़ा बहुत कि यहाँ कैसे क्या था। ठीक है, पहले कैसे प्रस्तुत होता था, रेल बजट आम बजट कब अलग हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है दोस्तों। अब इसी के साथ साथ मैं आपको और बता दूँ कि जो बजट का जो प्रावधान है क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है, वो भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताता चल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बजट, ठीक है, जो ये बजट है दोस्तों, ठीक है, ये थोड़ा सा बजट है, मैं आपको थोड़ा सा इसको भी समझा दूं। ठीक है, तो बजट का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि बजट जो होता है एक वार्षिक वित्तीय योजना है
जिसमें किसी निश्चित अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। मतलब कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, उन सारे चीज़ों का लेखा जोखा जो होता है वो हमारा बजट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बजट कहलाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान यहाँ, सॉरी गैस, एक सेकेंड, ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि क्या आपके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, क्या आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान है बजट का? क्या बजट का कोई यहाँ पर आपको प्रावधान मिलता है? तो आपको यहाँ पर ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी शब्द, बजट नाम का कोई भी शब्द आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द टर्म बजट। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जो टर्म आप ये देखते हो, ये शब्द जो आप देखते हो, इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, इसके जगह कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज होता है वो आपका होता है, क्या होता है दोस्तों, वो आपको बताना है कि हाँ, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि कौन से आर्टिकल में ये चीज़ें कही गई है। ठीक है, हाँ, मैं जानता हूँ कि आप ये पॉलिटी में पढ़े होंगे दोस्तों, लेकिन मैं आपको यहाँ भी बता दूं। ठीक है, तो बजट की जगह आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों? यहाँ पर एनुअल, दोस्तों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोस्तों, स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 112 दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? 112 में यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर ये जो शब्द है ये मेंशन किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 112 में ही कहा गया है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू पार्लियामेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी दोस्तों, ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। ठीक है, तो फरवरी जो अब तो यहाँ पर फरवरी के पहले दिन ही यहाँ पर इसे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मैंने बजट का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि अब सेशन जो चलेगा, मैं अगर आपको पूरी रामायण में आपको यहाँ पर बता दूँ और यही न बताऊँ कि प्रभु श्री राम कौन थे, तो फिर मुझे रामायण पढ़ाने का या बताने का मतलब ही क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो बजट पढ़ने से पहले बजट का आपको पूरा एक ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर श्री गणेश करते हैं अपने बजट के टॉपिक को लेकर के दोस्तों। ठीक है, तो पूरा का पूरा यहाँ पर फोकस किया गया है किस चीज़ पर? केंद्रीय बजट में 3 कर्तव्यों पर जोर दिया गया है दोस्तों। ये आपके क्या है? 3 कर्तव्यों पर यहाँ पर इसे जोर दिया गया है। तो वो कौन कौन से 3 कर्तव्य हैं दोस्तों? ठीक है, तो पहला जो कर्तव्य यहाँ पर बताया गया है, फर्स्ट कर्तव्य जो है वो है कि अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, अगर मैं आपको समझाऊं, कि जो आपका जो स्थिर जो वैश्विक जो परिदृश्य है दोस्तों, ठीक है, उसमें यहाँ पर आपको क्या करना है? और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, आर्थिक विकास में, यानी कि जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें तेज़ी लाना है और उसे बनाए रखना है दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ मान लीजिए अमेरिका में कुछ चल रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ इंडिया में उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसकी वजह से आर्थिक जो विकास है वो यहाँ पर प्रभावित हो रहा है, तो उससे हमें यहाँ पर बचाना है और उसमें तेज़ी लाना है। ठीक है, और आर्थिक जो वैश्विक जो पूरे ग्लोबल में, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जो अपनी जो छवि है, जो परिदृश्य है, उसमें और भी ज़्यादा हमें मजबूत बनकर उनके समक्ष खड़ा होना है दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो कर्तव्य यहाँ पर कहा गया है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास करना। अब इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि जनता की क्या क्या मांगे हैं, जनता की क्या क्या आकांक्षाएं हैं, उनकी ज़रूरत क्या है दोस्तों। ठीक है, उनका
उनकी जो क्या क्या उनके पास क्षमता है उसका विकास करना। आप मान लीजिए कि आप एक आप मान लीजिए आपने पढ़ाई किया, ठीक है, आपने ट्रेनिंग की, मान लीजिए किसी भी ट्रेनिंग की, मान लीजिए आपने बीएड किया या डीएलएड किया या कहीं भी किया, ठीक है, तो आपके अंतर्गत एक क्षमता तो आ गया ना, लेकिन आपको उसके अनुसार अभी तक क्या हो रहा है कि आपको उसके रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, नौकरी नहीं मिल रही है दोस्तों, ठीक है। तो आपके अंदर क्षमता का जो है उसका विकास करना, ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है कि उनके 1 सेकंड गाइस, ठीक है, 1 सेकंड गाइस, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ठीक है, 1 सेकंड। हाँ, ठीक है, वो थोड़ा सा एक कॉल आ गई थी, ठीक है। तो हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि लोगों की आकांक्षाएं क्या हैं, ज़रूरत क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर उसका विकास करना, उनको पूरा करना, ये नहीं कि वादे कर कर, ठीक है, बस गोली देना लोगों को, ये नहीं करना है, ठीक है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो उस पर यहाँ पर जोर दिया गया है कि लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसे पूरा किया जाए। तीसरा जो कर्तव्य है दोस्तों, ठीक है, वो सार्थक भागीदारी के साथ प्रत्येक परिवार, मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि आप वादे करें, मान लीजिए मैं यहाँ पर, सरकार तो अच्छी है, सरकार बहुत सारे डेवलपमेंट का काम भी कर रही है, सरकार यहाँ पर जितने भी मतलब कि डेवलपमेंट की चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ा रही है, हाँ, लेकिन अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो ट्रेनिंग करके बैठा हुआ है, उसे जॉब नहीं मिल रही है, उसके अंतर्गत क्षमता बहुत है काम करने की, बट उसके क्षमता के अनुरूप उसे यहाँ पर काम मिल ही नहीं रहा है। तो मेरा कमेंट उस पर था कि हाँ, ठीक है, अगर आपके बीच नेताजी आ रहे हैं, आपसे वादा कर रहे हैं, तो उस वादे को आप भूले मत, गोली मत दीजिए, ठीक है, जो आप वादा करिए आप उसको पूरा करिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा कर्तव्य है सार्थक भागीदारी के साथ प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसर तक पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है, मतलब सभी की भागीदारी हो, किसी एक पर्टिकुलर धर्म का या पर्टिकुलर कोई यहाँ पर जाति का, समुदाय का, ठीक है, क्षेत्र का ही दबदबा ना हो, ठीक है, सभी को साथ में ले करके सबकी भागीदारी से यहाँ पर क्या करना है, क्षेत्र के संसाधनों का, सुविधाओं का और अवसरों तक यहाँ पर पहुँच सुनिश्चित करना है दोस्तों। तो ये 3 कर्तव्य थे जिस पर पूरा का पूरा बजट आपका यहाँ पर टिका हुआ है, इन 3 बजट कर्तव्यों पर दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, ये भी बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो जो पहला जो यहाँ पर प्रावधान मैं आपको बता रहा हूँ बजट में दोस्तों, ये पूरा का पूरा मैंने समरी बनाया हुआ है, तो मैंने एक सिस्टमेटिक वे में बनाया हुआ है, ऐसा मैं कोई ऊपर से एक एक लाइन में आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने वहीं पर लिया है, और ये मैंने पीआईबी से लिया हुआ है, गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया हुआ है, ठीक है। तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए क्या प्रावधान किया गया है इस बजट में दोस्तों, तो दिव्यांग जन कौशल योजना दोस्तों, ठीक है, एक दिव्यांग जन कौशल योजना प्रत्येक दिव्यांग समूह को उद्योग अनुकूल और विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान से जीवन जीने के अवसरों को सुनिश्चित करना। इस योजना का क्या उद्देश्य है, दिव्यांग जन कौशल योजना, अगर आपसे आपके परीक्षा में पूछे तो इसका उद्देश्य ये है कि प्रत्येक दिव्यांग समूह को उद्योग अनुकूल और विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान से जीने के अवसर को सुनिश्चित करना दोस्तों। दिव्यांग सहारा योजना इसमें कहा गया है, लाया गया है, तो आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एलिम्को दोस्तों, ठीक है, एलिम्को का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश और एआई से एकीकरण हेतु सहायता करना दोस्तों, ठीक है। तो एआई का प्रयोग करके यहाँ पर उनके जो उपकरण हैं, ठीक है, जो कि उपकरण हैं उसके उत्पादन को बढ़ाने में, मान लीजिए कि अब आप देख रहे हो ना, दिव्यांगजन के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल आ गई है, ठीक है, रिमोट ऐसे दबाए और वो चलती रहेगी, उनको पैडल मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सारी इनमें दिव्यांग सहारा योजना के तहत ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा, उस पर रिसर्च किया जाएगा, ठीक है, एआई का उपयोग किया जाएगा दिव्यांग सहारा योजना के तहत। पीएम दिव्यासा केंद्रों को सुदृढ़ करना, मॉडर्न रिटेल स्टाइल सेंटरों के रूप में असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट्स की स्थापना,
के लिए सहायता देना दोस्तों। ठीक है, तो ये दिव्यांग जन के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। अब इसी में नेक्स्ट हम देख लेते हैं खेलो इंडिया मिशन के बारे में क्या इस बजट में है दोस्तों, क्या क्या दिया गया है। तो मिशन में निम्न सुविधाएं प्रदान करेगा, जैसे कि प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समर्थित एकीकृत प्रतिभा का विकास करना, प्रशिक्षकों और सहायक कर्मियों का व्यवस्थित विकास करना, खेल विज्ञान और तकनीकी का एकीकरण करना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धाएं और खेल कराना, प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के लिए खेल अवसंरचना का विकास करना। मोटा का मोटा यहाँ मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, उनमें उनके सहायक कर्मचारी, सहायक प्रशिक्षक यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। खेल और विज्ञान और तकनीकी को इसका सामंजस्य बना करके खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये खेल इंडिया मिशन का ये उद्देश्य है दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ टैक्सेस के बारे में बताया गया है कि अप्रत्यक्ष कर क्या है और अप्रत्यक्ष कर के बारे में क्या कहा गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। आपने इकोनॉमी में आपने पढ़ाई होगा, ठीक है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूं। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर वह होता है जो किसी वस्तु या सेवा पर लगाए जाते हैं और इसका भुगतान उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे एक मध्यस्थ के लिए जैसे कि दुकानदार के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाता है दोस्तों। जैसे कि आप मान लीजिए मान लीजिए आप एक माचिस की डिब्बी आप लेने जाते हो जो कि 1 रुपये की वहाँ पर उसकी कॉस्ट होती है दोस्तों। ठीक है, तो आप 1 रुपये की माचिस ले रहे हो, लेकिन आप जब 1 रुपये उसे दे रहे हो तो उसमें आप उससे टैक्स भी दे रहे हो दोस्तों। हाँ, ये है कि आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हो दोस्तों, आप इनडायरेक्ट रूप से उसे वहाँ पर दे रहे हो। ठीक है, तो सीमा शुल्कों में यहाँ पर छूट दिया गया है। तो नागरिक प्रशिक्षण या दूसरे एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए आवश्यक कलपुर्जों पर आधारभूत सीमा शुल्क में छूट दिया गया है। मतलब कि मान लीजिए एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जो भी चीज़ें की आवश्यकता होती है, नागरिक प्रशिक्षण के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो कलपुर्जे मंगाए जाते हैं, उसमें सीमा शुल्क में कुछ राहत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र से डोमेस्टिक ट्रैफिक क्षेत्र में संरक्षण विनिर्माण यूनिटों द्वारा बिक्री की सुविधाएं शुल्क में छूट दी गई हैं। पिछले वर्ष के निर्यात टर्नओवर पर एफओबी मूल्य के वर्तमान 1% से 3% में निर्यात के लिए समुद्री पदार्थों के प्रोसेस के लिए विशिष्ट इनपुट को शुल्क मुक्त आयात में सीमित बढ़ोतरी की गई है दोस्तों। ठीक है, सीमित बढ़ोतरी, कोई ज़्यादा यहाँ पर उसमें यहाँ पर उसे नहीं बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए कोई जहाज़ बनाना है, कोई एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनाना है, उसके निर्माण के लिए, ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत होती हैं हम उसे यहाँ पर बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसे में जो सीमा शुल्क जो यहाँ पर होता है वो बहुत हाई होता था दोस्तों। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है कि छूट दिया गया है। क्या दिया गया है? छूट दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो वही इस अप्रत्यक्ष कर में बताया गया है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें की गई हैं। इसी में ये भी कहा गया है कि नए निर्यात अवसरों के साथ व्यापार करने में अब आसानी होगी, क्योंकि जब यहाँ पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर, बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि अपनी रुचि इसमें यहाँ पर दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो सभी कस्टम प्रक्रियाओं के लिए एकल एकीकृत और पैमाना आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में 2 वर्षों में कस्टम एकीकृत प्रणाली की शुरुआत की जाएगी दोस्तों। ठीक है, सभी कस्टम जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर एकल हो या फिर एकीकृत हो, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया जाएगा ताकि वो अपनी सारी जो ये जो प्रोसेस है वो अच्छे से यहाँ पर उसे यहाँ पर कर सके दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें थी कि अप्रत्यक्ष कर के बारे में बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जानना है, आपको अर्थशास्त्री यहाँ पर नहीं बनना है। हाँ, बस ये आपको जानना है कि इनके सीमा शुल्क में यहाँ पर क्या किया गया है, छूट दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि विशिष्ट जो आर्थिक क्षेत्र होता है जिसे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं,
EEZ के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में भारतीय पोत द्वारा या गहरे समुद्र में मछली पकड़ना पूर्ण रूप से शुल्क मुक्त किया जाएगा। अब क्या था कि पहले इस पर क्या हुआ था, कुछ शुल्क इनको देना पड़ता था। जो भी वहाँ पर समुद्र में मछली पकड़ने वाले लोग होते थे, भारतीय पोत होते थे, ठीक है, उनको शुल्क दिया जाता, मतलब देना पड़ता था। अब क्या किया गया है कि इनको पूर्ण रूप से शुल्क मुक्त कर दिया गया है। मतलब कि अब ये कोई किसी भी प्रकार का इनको कोई शुल्क यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा मछुआरों को, या फिर जो भी समुद्री में मछली पकड़ने वाले जो भारतीय पोत होते हैं, जहाज होते हैं, अब उन्हें यहाँ पर शुल्क नहीं दिया जाएगा, ठीक है, मतलब शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें थी। अब नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर के बारे में। तो अभी जैसे कि मैंने आपको अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा बताई, वैसे ही प्रत्यक्ष कर वह होता है जो सीधे करदाता, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो संस्थाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो सीधे करदाता से सरकार द्वारा वसूले जाते हैं। इन करों का भुगतान वही व्यक्ति करता है जिस पर कर लगाया जाता है, ठीक है, और भार किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं किया जाता है। मतलब अगर वो मेरे पर लगी है तो वो मुझे ही देना है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना है। जैसे कि आयकर हो गया, आप यहाँ पर आयकर जमा करते होंगे, ठीक है। आप जब ज़मीन लेते हो तो उस पर आप यहाँ पर संपत्ति कर देते हो, तो ये संपत्ति कर हो गया, आयकर हो गया, इनकम टैक्स जिसे आप कहते हैं। ये सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रत्यक्ष कर के बारे में हमारा जो बजट है 2026 में, उसमें क्या कहा गया है दोस्तों। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आए। तो भारत में डेटा सेंटर सर्विस की मदद से किसी भी विदेशी कंपनी द्वारा सेवाएं लेने पर 2047 तक टैक्स हॉलिडे दोस्तों, ठीक है, क्या होगा, टैक्स हॉलिडे। अभी ये वर्ड क्या है मैं आपको यहाँ पर अभी मैं समझाऊंगा दोस्तों। किसी विदेशी कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन में लगे संबंधित क्षेत्र में किसी अन्य मैन्युफैक्चरर को पूंजीगत वस्तुएं, उपकरण और टूल प्रदान करने पर यहाँ पर छूट दी गई है। मतलब किसी विदेशी कंपनी को, मान लीजिए एप्पल कंपनी हो गया, ठीक है, जो कि आपका आईफोन बनाती है, वो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन में जो भी चीज़ें लगती है, ठीक है, संबंधित क्षेत्र में किसी अन्य मैन्युफैक्चरर को पूंजीगत वस्तुएं, उसमें क्या किया जाएगा, छूट प्रदान की जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये चीज़ें की गई है कि हाँ, अधिनियम की अनुसूची 12 में खनिजों की सूची में कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का समावेश और उनके अन्वेषण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब वो कौन कौन सी खनिज हैं, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे, उनकी सूची को देखेंगे, ठीक है, कि वो कौन कौन सी खनिज हैं जिनका समावेश किया गया है और उनके उनके अन्वेषण को प्रोत्साहन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड में लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ, ठीक है। बजट के बारे में तो बहुत सारे अर्थशास्त्री जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर बता ही देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर चल रहा हूँ कि हाँ, कि आपके एग्ज़ाम से यहाँ से क्वेश्चंस यहाँ पर जो बनते हैं, मैं उसको लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी दोस्तों, ठीक है। तो आईटी आप जानते ही दोस्तों, पूरा आज का जो हमारा जो पूरा जो परिदृश्य है वो आईटी के रूप में ही यहाँ पर बदल चुका है दोस्तों, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर उसके बारे में क्या कहा गया है उसे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हाँ, एक वर्ड यहाँ पर छूट गया था मैं बताना दोस्तों, वही मैं सोच रहा था मैं क्या भूला हूँ, टैक्स हॉलिडे दोस्तों, ठीक है। ये बजट को पेश करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने इसकी यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो टैक्स हॉलिडे स्कीम के तहत जो भारत में डेटा सेंटर इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स में छूट दी जाएगी। भारत सरकार जिन क्षेत्रों को तेज़ी से विकसित करना
तेज़ी से विकसित करना चाहती है, उसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों को ये ऑफ़र दिए गए हैं दोस्तों। क्या दिए गए हैं? ऑफ़र ये दिए गए हैं दोस्तों। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? टैक्स हॉलिडे। क्योंकि 2047 तक क्या किया गया है? इनको छूट दिया गया है दोस्तों। 2047 तक इनको छूट दिया गया है, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा वो टैक्स हॉलिडे नाम पड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी डाटा सेंटर इस्तेमाल करने वाली विदेशी कंपनियां होती हैं उन्हें यहाँ पर टैक्स में छूट दी जाएगी, इसीलिए इसे टैक्स हॉलिडे कहा गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। बात करते हैं कि आईटी सेक्टर के बारे में क्या कहा गया है हमारे बजट में दोस्तों। एक सेकंड गाइस, आई थिंक मेरा माइक जो था वो नीचे गिर गया था। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको आवाज़ कम आ रही हो। ठीक है, सॉरी। तो सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी समर्थित सेवाएं, ठीक है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट और R&D, मतलब कि R&D का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में भारत वैश्विक लीडर है, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर कहा दोस्तों। इसी के साथ साथ आगे यहाँ पर और उन्होंने कहा कि सभी के लिए 15.5% एक समान सुरक्षा हार्बर मार्जिन के साथ एकल श्रेणी सूचना तकनीकी सेवा के अंतर्गत इन सभी सेवाओं को एकीकृत करना है। आईटी सेवाओं में सुरक्षित हार्बर प्राप्त करने के लिए लागत मूल्य को 300 करोड़ से 2000 करोड़ करने का प्रस्ताव यहाँ पर किया गया है। मोटा मोटा मैं आपको ये समझाऊं कि यहाँ पर जितने भी आपके आईटी सेक्टर्स हैं, आउटसोर्सिंग सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर से संबंधित डेवलपमेंट की बातें यहाँ पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात में भारत जो है आज वो अपनी दुनिया में डंका यहाँ पर पीट रहा है दोस्तों। ठीक है, आप चाहे गूगल में आप देख लो या फिर माइक्रोसॉफ्ट में आप देख लो, भारत का डंका आईटी के क्षेत्र में तो बज ही रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसी चीज़ को वहाँ पर दर्शाते हुए हमारे वित्त मंत्री जी ने वहाँ पर कहा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऊर्जा स्रोतों में क्या कहा गया है, ऊर्जा के बारे में, एनर्जी सेक्टर के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऊर्जा स्रोतों में बदलाव हो रहा है। वो कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं? तो बैटरियों और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए लिथियम आयन सेल के उत्पादन के लिए इस्तेमाल कैपिटल गुड्स पर जारी बुनियादी सीमा शुल्क को छूट में बढ़ोतरी की गई है। मतलब क्या है? अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे कि आप जो भी आप आज देख रहे हो, ईवी का ज़माना चल रहा है, चाहे फिर वो आपका कार हो, चाहे फिर वो आपकी बैटरी वाली ई रिक्शा हो, ठीक है, या फिर आपका ओला उबर हो, या फिर आपकी स्कूटी हो दोस्तों। ये सब किस पे काम कर रही है? ये सब लिथियम आयन बैटरी पर ही तो काम कर रही है। ठीक है, इसी पर तो चल रही है। तो वही चीज़ कहा गया है कि अब हम क्या करेंगे कि जो भी लिथियम आयन के जो उत्पादन होता था उस पर यहाँ पर जो भी टैक्स लगते थे, जो भी बुनियादी सीमा शुल्क लगते थी, ठीक है, उसे क्या किया जाएगा? उसे कम किया जाएगा दोस्तों। और ये कम किया जाएगा क्यों? अगर जब ये इसमें छूट दी जाएगी तो इसका उत्पादन, यानी कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर यहाँ इस फील्ड में यहाँ पर कूदेंगे, वो इसको बढ़ावा देंगे। ठीक है, ईवी को यहाँ पर बढ़ावा देंगे, और लोग भी जब वो इनको यहाँ पर सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी तो वो जब वो चीज़ें डिलीवर करेंगे तो उसका जो प्राइस है वो भी कम होगा। और अगर जब प्राइस कम होगा तो जो भी लोग हैं, हम जैसे आप हो, हम हैं, ठीक है, तो हम लोग ईवी के तरफ और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और रही अगर इसका उल्टा मैं आपको समझाऊँ कि अगर इस पर बहुत ज़्यादा सीमा शुल्क लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया, तो कोई मैन्युफैक्चर ज़्यादा लोग यहाँ पर इसमें कूदेंगे नहीं। और अगर जो भी लोग हैं भी, वो जब अपना जो भी चीज़ें वो जब यहाँ जनता में डिलीवर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, लोग ईवी को लेंगे ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर ईवी की जो लिथियम आयन सेल के उत्पादन के लिए यहाँ पर सीमा शुल्क में छूट की बढ़ोतरी यहाँ पर
की जाएगी दोस्तों। ठीक है, वर्ष 2035 तक न्यूक्लियर पावर परियोजना के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क छूट में बढ़ोतरी होगी। भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक कैपिटल गुड्स के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट होगी दोस्तों। मतलब कि जो भी हम खनिज की जो प्रोसेसिंग करते हैं उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट गुड्स की जो आवश्यकता होती है, जो हम बाहर से आयात करते हैं, उस पर जो सीमा शुल्क लगाई जाती थी वो ज़्यादा होती थी, उससे अब यहाँ पर कम कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर इससे हम लोग और ज़्यादा खनिज की जो प्रोसेसिंग है उसे और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा सकें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है बायोगैस के समग्र मूल्य को छोड़कर बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर भुगतान किए जाने वाले केंद्रीय सीमा शुल्क की गणना की जाएगी। जो बायोगैस है उसको बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की गई है, सीएनजी को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये जो ऊर्जा स्रोत है जो कि अभी हम पेट्रोलियम और कोयले पर आश्रित है, उस स्रोतों में बदलाव हो रहा है दोस्तों। हम लोग ईवी के तरफ यहाँ पर चल रहे हैं, फिर चाहे वो लिथियम आयन सेल के उत्पादन में भारत का यहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ रहा है। बायोगैस की हम लोग यहाँ पर उस पर हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, सीएनजी पर हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ बता रही है कि हम ऊर्जा स्रोतों में बदलाव अपने ला रहे हैं दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि जीवन को आसान बनाने की नई राह प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, जैसे कि मैं अभी हमने देखा था तो वो शायद छूट गया था वहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर उसको इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पर मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले ब्याज पर व्यक्ति को आयकर में छूट दिया गया है दोस्तों। क्या कहा गया है कि जो भी मोटर दुर्घटना जो दावा जो प्राधिकरण बनाया गया है उसके द्वारा जो दिए जाने वाले जो ब्याज पर व्यक्ति जो टैक्स पड़ता था उसमें यहाँ पर क्या किया जाएगा, छूट दिया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जब दुर्घटना में वो उसकी मृत्यु हो जाती है या वो घायल हो जाता है, ठीक है, तो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, तो जो आपने जो आपको जो पैसा मिलता है, ठीक है, जो वाले ब्याज पर जो दिए जाने वाले जो ब्याज आपको मिलता है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आयकर में। ठीक है, तो उस टैक्स में यहाँ पर क्या किया गया है, छूट दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेजों की बिक्री पर, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये डाटा दिया गया है। डाटा आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, डाटा आपको या कोई इकोनॉमी आपको अर्थशास्त्री नहीं बनना है। ठीक है, मैं इंक्लूड कर दिया हूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा गया है LRS, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। LRS क्या है, तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम दोस्तों। फुल फॉर्म जरूर याद रखना, हो सकता है वनडे एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, कि बजट में ये शब्द था तो इस शब्द का क्या मतलब है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए TCS दोस्तों दर को 5% से कम करके 2% करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है दोस्तों। और ये ITR और ITR-2 की रिटर्न का जो व्यक्तिगत रूप से जो दाखिल करने की जो डेट है उसे यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अब बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। क्या कहा गया है दोस्तों, एजुकेशन दोस्तों, ये सारा जो डाटा है वो मैंने PIB से ही यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो शिक्षा में निवेश क्या होता है, तो शिक्षा में निवेश तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना करना, मतलब कि एक संस्थान स्थापित किया जाएगा जिसका क्या नाम होगा, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में डिजाइन संबंधी शिक्षा और विकास को बढ़ावा देगा दोस्तों। ठीक है, जो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जो है इसका काम क्या होगा, या जो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट जो आपके राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, वहाँ पर डिजाइन संबंधी शिक्षा और विकास यानी कि एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाए, डेवलपमेंट को कैसे यहाँ पर प्रमोट किया जाए, उसको यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए इस संस्था का निर्माण किया जाएगा। फिर आगे कहा गया है कि प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप निर्मित किए जाएंगे दोस्तों। तो प्रमुख जो औद्योगिक जो कॉरिडोर है, जो क्षेत्र है, ठीक है, उनके आसपास 5 जो विश्वविद्यालय टाउनशिप यहाँ पर निर्मित किया जाएगा।
इसी के साथ साथ उच्च शिक्षा स्टेम संस्थानों में हर जिले में एक छात्रावास की स्थापना की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो उच्च शिक्षा संस्थानों में हर जिले में यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक छात्रावास की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, जहाँ पर बच्चे रहकर अपनी शिक्षा को पूर्ण करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप और संरचना सुविधाएं स्थापित करना और उन्नत करना दोस्तों। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा काउंटर करूँगा, ठीक है, कि आपने कह तो दिया कि एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप और संरचना सुविधाएं स्थापित या उन्नत करना दोस्तों। अब हो सकता है कि आप दिल्ली में करो, हो सकता है कि आप बेंगलुरु में करो जो कि आईटी सेक्टर है, लेकिन उन जिलों का क्या दोस्त, जैसे कि जो जो निचले पायदान पर हैं वहाँ पर ये चीज़ें आप बजट में तो अच्छी अच्छी आप लिख देते हो, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे हो पाता है, वो दिल्ली और बेंगलुरु जैसे आईटी हब में रहकर ही ना हो जाए। ये जो आप बता रहे हो एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आप इसे प्रमोट करें दोस्तों, ताकि वहाँ के बच्चे जो हैं इसके बारे में पढ़ सकें, इसके बारे में जान सकें, इसके बारे में रिसर्च कर सकें वो भी दोस्तों। ठीक है, तो ये सरकार को थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाहिए। अब दोस्तों कहा गया है कि शिक्षा अधिकार जो अधिनियम है 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी ने शैक्षणिक परिदृश्य को एक मजबूत आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाँ, सही बात है। तो आपका जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, आपने पढ़ा ही होगा, उसने एक पूरे शैक्षिक परिदृश्य को मजबूत किया है और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। प्राथमिक यानी ग्रेड 1 से 5, उच्च प्राथमिक यानी कि ग्रेड 6 से 8, माध्यमिक ग्रेड है, उच्चतर ग्रेड है, और उच्च शिक्षा में क्रमशः यहाँ पर 90.9, 90.3, 78.7, ठीक है, में सकल नामांकन अनुपात जीआर दर्ज किया गया है। मतलब कि यहाँ पर इतने सादे जो नामांकन है बच्चों का, वो यहाँ पर इसका अनुपात दिया गया है, यानी कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अच्छी बात है ये प्रकार से। और 23 आईआईटी संस्थान, 21 आईआईएम और 20 एम्स के अलावा 2 अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी परिसर जंजीबार और अबू धाबी में स्थापित किए गए दोस्तों। ठीक है, 2 अंतर्राष्ट्रीय आईआईटी यहाँ पर स्थापित किया गया है। कहाँ कहाँ पर? जंजीबार। अब आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि जंजीबार कहाँ पर है और अबू धाबी में स्थापित किया गया है। ये आपका क्वेश्चन है कि जंजीबार कहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 2000 यानी कि 2660 संस्थानों और 4.6 करोड़ आईडी को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत कवर किया गया है। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थाओं को संयुक्त डिग्री कार्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों से जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, तो जो भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनको यहाँ पर विदेशी विश्वविद्यालयों से भी यहाँ पर जोड़ा गया है संयुक्त डिग्री कार्यक्रम के तहत, ताकि कि यहाँ पर जो उच्च शिक्षा है उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हेल्थ सेक्टर में क्या बात की गई है वो भी मैं आपको बता दूं कि हेल्थ सेक्टर में क्या बातें की गई है वो भी आप जान लें। ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर में तो स्वास्थ्य सुदृढ़ जन स्वास्थ्य सुविधाएं एवं बचाव केंद्रित व्यवस्था दोस्तों। तो भारत ने एमएमआर दोस्तों, एमएमआर और U5MR और NMR कम करने की वैश्विक दिशा में क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की है। अब मैं आपसे यहाँ पर मैं आपको नीचे बताना है कि MMR क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ U5MR क्या है और NMR क्या है दोस्तों। ठीक है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और साथ साथ में कहा गया है कि पिछले दशकों की तुलना में शिशु मृत्यु दर में 37% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो चीज़ है दोस्तों। और ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आर्थिक सर्वेक्षण की तरफ से, ये मैंने आपको बताया है दोस्तों। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण से, और यहाँ पर आर्थिक बजट लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर की गई है आर्थिक सर्वेक्षण में, इकोनॉमिक सर्वे जो आया था, और ये चीज़ें इकोनॉमी जो आपका जो बजट आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, उसमें की गई है। तो
ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बजट का सेशन है तो हम बजट को ही लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो बजट में क्या कहा गया है, एक मजबूत स्वास्थ्य और सेवाओं में संवर्धन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की जाएगी। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त यहाँ पर क्या किया जाएगा, 10 लाख, यहाँ पर क्या है, इकाई दाएँ तिकड़ा हज़ार 1000 लाख, 1 लाख से संबंधित स्वास्थ्य पेशेवर तैयार करना दोस्तों। ठीक है, स्वास्थ्य पेशेवर तैयार करना अगले 5 वर्षों में। अब देखते हैं कि 5 वर्षों में कितने यहाँ पर लोगों की पेशेवर तैयार होते हैं। ठीक है, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित होंगे, वो तो देखना ही पड़ेगा। 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित करने में राज्यों को सहायता यहाँ पर दिया जाएगा कि 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब यहाँ पर स्थापित हो। 1.5 लाख देखभाल करने वाले पेशेवरों को प्रशिक्षण यहाँ पर किया जाएगा, जो कि यहाँ पर देखे जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है निमहंस 2 की स्थापना की जाएगी। निमहंस 2 की स्थापना, अब ये निमहंस क्या है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन पहले आपको ये जान रखना है कि आपातकाल और ट्रामा देखभाल केंद्रों की स्थापना, जिला अस्पतालों में 50% क्षमता वृद्धि का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में आप देखते हो कि ट्रामा सेंटर देखते हो, ठीक है, आपातकालीन और सेंटर देखते हो, इमरजेंसी सेंटर्स देखते हो, उसमें क्या किया जाएगा कि 50% क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि उसमें और भी ज़्यादा क्या किया जाएगा, उसे बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों, उसमें और यहाँ पर डेवलपमेंट यहाँ पर उसका किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इस शब्द का जो निमहंस जो है, ये निर्मला सीतारमण जी ने इस शब्द का प्रयोग किया, तो वो चीज़ें क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ कि यह एक नया सेंटर होगा दोस्तों, जिसे हम निमहंस के नाम से जानेंगे। निमहंस 2.0 भी आप कह सकते हो। तो यह एक नया सेंटर मानसिक रोगों के इलाज के साथ साथ डॉक्टरों और काउंसलरों की ट्रेनिंग और रिसर्च को बढ़ावा देगा। ठीक है, इससे उत्तर भारत के मरीजों को विशेषज्ञ इलाज के लिए दक्षिण भारत नहीं जाना पड़ेगा और क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में या कोई एग्ज़ाम में पूछ ले कि निमहंस क्या है, निमहंस 2 क्या है दोस्तों, तो आपको बताना होगा कि निमहंस 2 का जो है वह एक नया सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें मानसिक रोगों के इलाज के साथ साथ डॉक्टरों और काउंसलरों की ट्रेनिंग और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो उत्तर भारत के जो मरीज हैं, इस जो मानसिक रोग से जो प्रताड़ित हैं, प्रताड़ित कह सकते हो, जो मानसिक रोग से जो जूझ रहे हैं, वो अपना इलाज करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, दक्षिण भारत में वो जाते हैं। तो वो वहाँ पर ना जा सके, उनका जो इलाज है वो दक्षिण भारत में ही यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो सके, उसी को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं कि निमहंस 2.0 की स्थापना यहाँ पर की जाएगी दोस्तों। ठीक है, अभी तक निमहंस की स्थापना हुई, उसके बाद निमहंस 2 की, अब निमहंस 2.0 की स्थापना होगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो निमहंस 2 ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, बजट में ये इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब खेलो इंडिया मिशन के बारे में क्या कहा गया है, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। खेलो इंडिया मिशन कब शुरू किया गया, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कब इसे यहाँ पर शुरू किया गया दोस्तों। ठीक है, किस वर्ष में इसे शुरू किया गया है। तो इस मिशन में निम्न सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाएंगी, जैसे कि प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समर्थित एकीकृत प्रतिभा का विकास किया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षकों और सहायक कर्मियों का व्यवस्थित विकास किया जाएगा। मतलब कि ये जो केंद्र स्थापित किए जाएंगे, प्रशिक्षण केंद्र खेलों के लिए, उसमें एक अच्छे शिक्षक और सहायक कर्मी यहाँ पर रिक्रूटमेंट किए जाएंगे, जो कि यहाँ पर बच्चों को इसके लिए उनको खेलों के प्रति जागरूक करेंगे, उन्हें खेल सिखाएंगे। ठीक है, उसके लिए खेल विज्ञान और तकनीकी का एकीकरण करवाएंगे। साथ ही साथ खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धाएं और खेल को, और यानी कि खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, ठीक है, बहुत सारे इंडियंस खेल हो गए, क्रिकेट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा यहाँ पर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। ठीक है, ये शायद मैंने अभी पीछे भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा
अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए। तो मरीजों को राहत देने के लिए ये मैंने आज तक से लिया है, ठीक है। मरीजों को राहत देने के लिए ख़ास तौर पर जो कैंसर से पीड़ित हैं, मैं 17 ड्रग्स या दवाइयाँ जो हैं कि बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट का प्रस्ताव रखती हूँ। मतलब क्या था, इसका मतलब क्या है कि जो जो जैसे कि कैंसर से पीड़ित जो ड्रग्स होती है वो बहुत महंगी महंगी या यहाँ पर दवाइयाँ होती हैं, वो महंगी इसलिए होती हैं क्योंकि उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगता है वो उसमें बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगता था। तो अब उस वहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसमें छूट दिया जाएगा, ताकि जब ये छूट मिलेगी तो ये दवाइयाँ जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। लोगों की पहुँच यहाँ इन तक पहुँच सकती है। अब बात करते हैं कि एक समरी मैं आपको यहाँ पर दे दूँ बजट का, कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या यहाँ पर पढ़ा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि 3 आयुर्वेदिक एम्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनेगी, साथ ही साथ यहाँ पर विदेश अभी तक मैंने अभी आपको क्या बताया कि छोटे शहरों के लिए अमृत बांड योजना लाया जाएगा। राज्यों को 1.4 लाख करोड़ मदद यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। राज्यों को कितना दिया गया है? 1.4 लाख करोड़ यहाँ पर मदद दिया गया है राज्यों को। ये फिर ध्यान में रखना है दोस्तों। एसएमई सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि आपके स्मॉल यहाँ पर उद्योगों के लिए है, ठीक है। तो एसएमई सेक्टर को 10,000 करोड़ दिया गया है। इसी के साथ साथ 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे, ठीक है। नेशनल वाटर बनाए जाएंगे 20 नए, साथ ही साथ 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है दोस्तों, जैसे का तैसा हमारा इनकम टैक्स यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एक ओवर भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसानों के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। किसानों के बारे में क्या कहा गया है इस बजट में दोस्तों, ठीक है। तो किसानों की आय को बढ़ाना, ये उद्देश्य हमारा कई सालों से चला आ रहा है, ठीक है। तो भारत विस्तार बहुभाषीय एआईएल टूल किसानों की उत्पादकता को बढ़ाएगा और विशिष्ट सलाह प्रदान करके किसानों को बेहतर निर्णय लेने और जोखिम को कम करने में मदद करेगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारत विस्तार है ये एक क्या है, ये एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है दोस्तों, ठीक है, एआई, ठीक है। तो ये भारत विस्तार क्या है, एक एआई टूल है जो कि किसानों की उत्पादकता कैसे बढ़ाया जाए, उनको सलाह कैसे यहाँ पर दिया जाए, साथ ही साथ किसानों को बेहतर निर्णय वो ले सके, इसके लिए उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। जोखिम को कम करने के लिए कौन कौन से यहाँ पर मदद उनको दिया जाए, ये सारी चीज़ें इस टूल में बताया गया है दोस्तों, सॉरी गाइस, जो कि मदद करेगा। इसी के साथ साथ कहा गया है ये भारत विस्तार, आपको ध्यान में रखना है, भारत विस्तार दोस्तों, ठीक है। अब इसके कहा गया कि ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके नेतृत्व वाले उद्यम के लिए सेल्फ हेल्प यहाँ पर ग्रुप बनाया जाएगा, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर होगा दोस्तों, ठीक है, जो कि महिलाओं को उद्यम का मालिक बनने में मदद करेगा, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ करता था पहले, लेकिन इस बार इसे SHE कर दिया गया है, मतलब ये पहले भी था, इस बार नहीं किया गया है, SHE कर दिया गया है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर दोस्तों, क्या होता है, एंटरप्रेन्योर दोस्तों, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है इनका। जैसे कि आपने देखा होगा कि 10 से 12 महिलाएं, ठीक है, एक गांव में समूह बना लेती हैं, फिर वो अपना काम वाम उसमें फिर वो उनको लोन भी ये यहाँ पर देती हैं, ठीक है, दूसरी महिलाओं को काम करने के लिए, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से ये SHE जो C है वो काम करता है दोस्तों। किसानों की आय को बढ़ाने में यही कहा गया है कि 500 जो जलाशय हैं और अमृत सरोवर के लिए एकीकृत विकास की पहल से मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ करना। तो 5 से जलाशय और अमृत सरोवर का यहाँ पर विकास किया जाएगा, ताकि जो मत्स्य पालन है उसे और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसी के साथ साथ पशुपालन और उद्यमशीलता विकास को से रोजगार और अवसर प्रदान करना। पशुपालन क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी आप जो गायें हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर हमारे जो पशु हैं जो कि भूखे मर रहे हैं, रोडों पर घूम रहे हैं, उनको खाने के लिए चारा नहीं है, ठीक है, उनकी ओर भी आप देखा जाए। आपने बजट में तो लिख दिया कि हाँ पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता और विकास पर रोजगार का अवसर दिया जाएगा, लेकिन किस प्रकार से होगा
वो आप नहीं कह रहे हो। जिनके यहाँ पशु हैं भी, वो भी क्या होता है कि जब वो गाय दूध नहीं देती हैं तो वो उन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है, चुट्टा ऐसे छोड़ देते हैं, वो ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पर कैसे टैकल किया जाए वो भी आपको यहाँ पर इसमें देखना है। लिखने से कुछ नहीं हो जाता है दोस्तों। आप अगर ये आपका जो कॉन्सेप्ट है मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन इसे किस प्रकार से गाँव तक इसे इसे किस प्रकार से हर एक गाँव में लोगों को कैसे इसके प्रति इसे यहाँ पर इंगेज किया जाए कि हाँ, ठीक, कि वो पशु के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र में वो बढ़ावा अपना विकास वो कर सकें दोस्तों, ठीक है। आप देखते हो कि रोड पे इतने सारे पशु आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उनकी वजह से एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस पर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। इसी के साथ साथ कोकोनट प्रोत्साहन यहाँ पर योजना स्टार्ट यहाँ पर जो है उत्पादन को बढ़ावा देगी और 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान करेगी। तो कोकोनट प्रोत्साहन योजना भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियर ग्लोबल ब्रांड बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है? ब्रांड बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये लक्ष्य रखा गया है भारत का कि भारतीय जो काजू हैं हमारे और भारतीय जो कोको हैं दोस्तों, 2030 तक एक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बन जाए वो दोस्तों, ठीक है। और राज्य सरकार के साथ मिलकर इंडियन यहाँ पर सैंडलवुड इकोसिस्टम के गौरव को पुनर्स्थापित करना दोस्तों, ठीक है। तो राज्यों के साथ मिलकर जो हमारा इंडियन सैंडलवुड जो है दोस्तों, ठीक है, इकोसिस्टम उसको फिर से एक प्रकार से अच्छे से उसे डेवलप करना, ठीक है, उसे पुनर्स्थापित करना, ये सरकार के साथ ने अपना लक्ष्य यहाँ पर रखा है राज्यों के साथ मिलकर के दोस्तों, ठीक है। सैंडलवुड आप जानते ही होंगे, ठीक है, सैंडलवुड के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ इसी में और भी कहा गया कि कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर मतलब कि और कौन कौन से यहाँ पर आप कह सकते हो कि उत्पादकता में क्या क्या सुधार हो सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि घरेलू खाद्य तेल की जो उपलब्धता वर्ष 2015-16 में 86.30 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में यहाँ पर क्या हो गया है, 121.75 लाख टन हुई है। ये मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा जो मैंने आपको लगाया हुआ है इकोनॉमी सर्वे जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 उसका मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये मैंने इसलिए लगा दिया है कि आप इसे यहाँ पर पढ़ सकें, क्योंकि मैंने इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास मैंने नहीं ली है, जो कि मैं हर वर्ष लेता था। इस बार मैंने यहाँ पर मैं उससे नहीं ले पाया, ठीक है, व्यस्तता की वजह से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे पढ़ लेना दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है कि ताकि आप इसे पढ़ सके दोस्तों, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये बजट में बातें की गई है, ये इकोनॉमिक सर्वे में बातें की गई हैं इसकी दोस्तों, ठीक है। तो और हाँ, जो मैंने अभी आपको बताया कि सैंडलवुड, बहुत सारे लोग अभी को यही नहीं पता होगा कि सैंडलवुड क्या होता है। तो सैंडलवुड इकोसिस्टम जैसे कि पुष्पाराज में झुकेगा नहीं साला, उसमें क्या था, चंदन की लकड़ी की दोस्तों, ठीक है। तो चंदन की जो चंदन की लकड़ी को उसका जो गौरव है, उसका जो महत्व है, उसे और बढ़ाया जा सके, उसी के लिए ये राज्य सरकार के साथ हमारी गवर्नमेंट केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो विरासत और संस्कृति पर्यटन के बारे में उसे बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं इस बजट में, वो भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो संस्कृति पौराणिक दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ उच्चारण में अगर कोई गलती आए तो, और विरासत वाले, ठीक है, प्रमुख स्थानों को डिजिटल दस्तावेजीकरण के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना करना दोस्तों, ठीक है। तो एक यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज दोस्तों, ठीक है, नॉलेज ग्रिड की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, जिसमें कि भारत के प्रमुख संस्थानों का जो उनका जो हिस्ट्री है, उनका जो क्या महत्व है, उनके बारे में क्या क्या बातें हैं, उसको एक डिजिटल फॉर्म में यहाँ पर उसे स्थापित किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। 15 पुरातात्विक स्थलों जिसमें कि लोथल, धौलावीरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता ही दूँ वरना आप पढ़ोगे तो है नहीं, ठीक है। वो लो एक सेकेंड, चलिए आ गया, ठीक है। क्या कहा गया है कि हाँ,
यहाँ पर क्या कहा गया है कि लोथल, ठीक है, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ठीक है, फिर है क्या है आदि चनालुर, ठीक है, आर्य चनालुर, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह आदि स्थानों का आकर्षित आकर्षक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकास किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, आकर्षक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। लोथल कहाँ पर है, अगर मैं आपसे पूछूं लोथल कहाँ पर है तो ये आपका गुजरात में है, ठीक है। धौलावीरा अगर मैं आपको पूछूं कहाँ पर है तो ये भी आपका गुजरात में है। राखीगढ़ी में आपका पूछूं कहाँ पर है तो एचआर हरियाणा में है दोस्तों। अब आपको बताना है कि ये कहाँ है दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे लोग ये तो आप जानते होंगे, तो ये बताओ कि आर्य चन्नालुर कहाँ पर है दोस्तों। सारनाथ आपको पता ही है दोस्तों, हसनापुर पता ही है, लेह आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो इनका विकास किया जाएगा दुर्गापुर में बेहतर एक नोडल संपर्क के साथ एकीकृत पूर्वी समुद्री तटीय औद्योगिक गलियारे का विकास और 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थल का निर्माण किया जाएगा और इसमें 4000 ई बसों का प्रावधान है दोस्तों, जिसमें आप उसमें बैठ करके पूरा का पूरा इस जो टूरिज़्म है उसका आनंद ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में एक बौद्ध सर्किट का विकास की योजना की गई है। कहाँ कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, असम में, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में एक बौद्ध सर्किट का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर निजी क्षेत्र के सहयोग से 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सहायता के लिए योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर इन मेडिकल हब में आयुष केंद्र, चिकित्सा और मूल्य पर्यटन सुविधाएं होंगी, सुविधा केंद्र और जांच, देखभाल और पुनर्स्थापना के लिए और संरचना होंगे दोस्तों। टूरिज्म केवल ये नहीं कि घूमना फिरना ही होता है, टूरिज्म दोस्तों आपके मेडिकल टूरिज्म भी होता है। बाहर से लोग यहाँ पर क्या आते हैं, अपना इलाज कराने के लिए भी यहाँ पर आते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म जैसा नाम यहाँ पर देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। 20 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए 10,000 गाइडों के कौशल विकास हेतु पायलट योजना यहाँ पर शुरू की जाएगी। मतलब कि जो आप देखते नहीं हो कि आप मान लीजिए आप कुतुब मीनार घूमने जाते हो तो वहाँ पर आपको गाइड देखने को मिलते होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार के 10,000 गाइडों को कौशल विकास हेतु पायलट योजना के तहत इस पर काम किया जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ये मैं बोरिंग नहीं बताया हूँ, मैं ये इन्फोग्राफिक के माध्यम से इसलिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छा भी लगे, आपको समझ में या आप बोर भी ना हो दोस्तों, ठीक है। अब बात की गई है ऑरेंज अर्थव्यवस्था की बात की है। अब दोस्तों ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है, ये टर्म किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में भी पूछ सकता है कि आपकी ऑरेंज अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों। आप उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आप यहाँ पर बताएं दोस्तों। तो भारत के AVGC क्षेत्र को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की गई है दोस्तों, ठीक है। तो भारत में AVGC क्षेत्र में 2030 तक क्या किया जाएगा, 2030 तक 20 लाख पेशेवर की आवश्यकता होने का अनुमान है दोस्तों, ठीक है, अनुमान है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 15,000 माध्यमिक और यहाँ माध्यमिक विद्यालय और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्सन की स्थापना के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को समर्थन देने के लिए प्रस्ताव किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है वो भी मैं आपको अभी अच्छे से मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर आपसे पूछें कि ऑरेंज इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है, आपने इससे पहले ये टर्म आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं दोस्तों कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है दोस्तों, ठीक है। तो ऑरेंज इकोनॉमी उसे कहते हैं, ठीक है, जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने भी इसका प्रयोग किया था और प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इसका प्रयोग किया था दोस्तों, ठीक है। तो ओपन ग्रीन जो है दोस्तों यहाँ पर ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है, इस शब्द का मतलब क्या, ऑरेंज का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर इसे आप अरे क्या लो, अरे
संतरा के रूप में लो, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है रचनात्मक अर्थव्यवस्था, ठीक है। आप इसे क्या कह सकते हो, आप इसे कह सकते हो रचनात्मक अर्थव्यवस्था दोस्तों, क्या कह सकते हो, क्रिएटिव इकोनॉमी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, क्रिएटिव इकोनॉमी। एक सेकंड दोस्तों रुकिएगा। हाँ ठीक है, चलिए, क्या कह सकते हो, इकोनॉमी दोस्तों, क्रिएटिव इकोनॉमी। तो इससे तात्पर्य ये है कि उन आर्थिक गतिविधियों से है जो व्यक्तिगत रचनात्मकता, कौशल, प्रतिभा, ज्ञान और बौद्धिक संपदा पर आधारित होती हैं। इनमें फिल्म हो गया, संगीत हो गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बच्चा जो है वो कंप्यूटर खेल रहा है, मतलब कि सॉरी गेम्स खेल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ऑरेंज इकोनॉमी, जिसमें कि फिल्में हो गई, संगीत हो गया, डिज़ाइन हो गया, फैशन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, विज्ञापन हो गया, कला हो गया, और मतलब कि ऐसे मतलब शिल्प उद्योग हो गए, कला उद्योग हो गए शामिल हैं, जो रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं दोस्तों। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं, ऑरेंज क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे हम लोग क्रिएटिव इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो आप अब बताइए, आप लोगों को ये पता था कि नहीं पता था? अगर पता था तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि ये क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ठीक है। तो ऑरेंज इकोनॉमी ऐसा नहीं कि हाँ कोई यहाँ पर संतरा हो गया या फिर कोई आप इसे फल के रूप में यहाँ पर समझे दोस्तों, ठीक है। ये एक क्या है, क्रिएटिव इकोनॉमी। अब अगर आप वो ना समझ पाएँ, ठीक है, तो आप इसे ये जानें कि इसे क्या होती है, क्रिएटिव इकोनॉमी यहाँ पर होती है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। अब है उच्च अधिकार प्राप्त अस्थाई समिति का एक यहाँ पर एक अस्थाई समिति बनाई जाएगी, जिससे शिक्षा से रोजगार और उद्यम यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो शिक्षा से रोजगार और उद्यम नामक एक समिति होगी दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक समिति का यहाँ पर क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम है शिक्षा से रोजगार और उद्यम, ठीक है, नामक अस्थाई समिति बनाई जाएगी, जो विकसित भारत के प्रमुख कारक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपायों की सिफारिश करेगी। तो मतलब कि जो ये शिक्षा से रोजगार और उद्यम है, इसकी यहाँ पर एक समिति होगी जो यहाँ पर ये देखेगी कि यहाँ पर सेवा क्षेत्र में किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस बच्चे जो हैं वो डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। वो जिस प्रकार जिनकी मतलब उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, उस क्वालिफ़िकेशन को मद्देनज़र रखते हुए यह समिति उस पर यहाँ पर क्या करेगी, ध्यान देगी, ठीक है, और उनके उपायों की यहाँ पर सिफारिश करेगी कि हाँ ऐसे ऐसे बच्चों को ये जॉब मिलनी चाहिए, इस क्षेत्र में जॉब मिलनी चाहिए। इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है शिक्षा से रोजगार। ये नहीं कि शिक्षा लेकर आप घर में बैठे हुए हो दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, हाँ, और अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि एक जो था क्या था, AVGC दोस्तों, ठीक है, AVGC, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, अगर आप ये जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं अभी आपको बता दे दूँगा। 2047 तक भारत को सेवा क्षेत्र में 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ ग्लोबल लीडर बनाना है दोस्तों। तो भारत का लक्ष्य है 2047 तक सेवा क्षेत्र में जो सर्विस सेक्टर है आपका, उसमें 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ ग्लोबल लीडर बनना है। अभी भारत 10% तक नहीं पहुंचा है सर्विस सेक्टर के मामले में, आप सोच सकते हो, ठीक है। सीमित विकास समित विकास दोस्तों, समित विकास रोजगार और निर्यात के लिए अधिकतम संभावित क्षेत्रों को महत्व देगी ये समिति दोस्तों, ठीक है। ये जो मैं आपको काम बता रहा हूँ, ये इसी समिति का सारा काम होगा। शिक्षा से रोजगार और उद्यम नामक समिति का ये काम होगा दोस्तों, ठीक है। और ये समिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती तकनीकों द्वारा आधारित नौकरियों और कौशल आवश्यकताओं पर प्रभाव का आकलन भी ये समिति
करेगी दोस्तों। ठीक है, तो इस समिति का नाम आपको भूलना नहीं है सर एंड मैम। हाँ, अब मैं आपको उसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। ए से होता है आपका एनिमेशन दोस्तों। क्या होता है? एनिमेशन दोस्तों। ए से आपका हो गया एनिमेशन। वी से आपका हो गया क्या? विजुअल दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसीलिए मैंने ये चित्र के माध्यम से मैं ये लगाऊं कि आपको समझ में रहे। विजुअल दोस्तों। जी से आपका क्या हो गया? ठीक है, जी से विजुअल इफेक्ट्स आपको यहाँ पर मतलब कह सकते हो विजुअल इफेक्ट्स। जी से आपका हो गया यहाँ पर गेमिंग दोस्तों। क्या हो गया? गेमिंग, जैसा कि बच्चा यहाँ पर खेल रहा है। और इसी के साथ साथ जो सी हो गया वो होता है कॉमिक्स दोस्तों। क्या होता है? कॉमिक्स दोस्तों। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, जिसे हम लोग AVGC के नाम से भी जानते हैं सर एंड मैम। अब बात करते हैं कि वित्तीय बाजारों में सुधार, मतलब कि वित्तीय बाजार मतलब हो गया बैंकिंग सेक्टर हो गया। ठीक है, उनमें कौन कौन सी यहाँ पर सुधार की बात की गई है। ठीक है, तो बैंकिंग क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा के लिए विकसित भारत के बैंकिंग क्षेत्र में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो कि एक वो समीक्षा करेगी यहाँ पर कि विकसित भारत के बैंकिंग क्षेत्र में किस प्रकार से उनको और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके और ज़्यादा उसमें बढ़ावा हो सके, उसकी समीक्षा ये समिति करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र NBFC, ठीक है, में क्षमता संवर्धन और दक्षता प्राप्त करने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को पुनर्गठित किया जाएगा दोस्तों। 1000 करोड़ से अधिक लागत के एकल बांड इशू करने के लिए 100 करोड़ रुपए को प्रोत्साहित राशि तक बड़े शहर उच्च मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस मैंने यहाँ पर लगा दिया कि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, बैंकिंग सेक्टर में सुधार की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, अब कार्बन क्रैप्स उपयोग और संग्रहण के बारे में कहा गया है, जैसे कि निम्न 5 औद्योगिक क्षेत्रों में अनुप्रयोग में उच्च क्षमता स्तर को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर CCUS तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? विद्युत हो गया आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो हो गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपका इस्पात हो गया। ठीक है, क्या हो गया? इस्पात हो गया। और इसके साथ साथ आपका है सीमेंट है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपका क्या है? इसके साथ साथ आपका क्या है फिर? हाँ, तेल शोधन है, सीमेंट है और केमिकल्स है दोस्तों। क्या है? केमिकल्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इन क्षेत्रों में। और अगर हम बात करें कि CCUS क्या होता है, तो ये बजट में ये सारे टर्म यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो C से हो गया आपका कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज दोस्तों। ठीक है, CCUS का फुल फॉर्म है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज दोस्तों। ठीक है, तो इस तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। अब इस तकनीकी का उपयोग क्या मतलब है कि जैसे कि कार्बन कैप्चर, हम कार्बन को कितना ज़्यादा हम कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पर, उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, फिर हम उसका भंडारण कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इन सारे क्षेत्र में। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर इस जो तकनीकी है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, कि जो कार्बन है वो कम से कम यहाँ पर उत्सर्जित हो और जो यूटिलाइजेशन हो उसका अच्छे से हो, उसका अच्छे से भंडारण हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं दोस्तों। और अगले 5 वर्षों में यहाँ पर क्या कहा गया है कि 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, गिनना पड़ता है, कहीं मैं गलत बता दूँ फिर आप लोग कहो कि हाँ ऐसा नहीं वैसा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो फ्यूचर रेडी भारत के लिए तैयार होती अवसंरचना, तो फ्यूचर रेडी यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है, फ्यूचर रेडी। ठीक है, तो परिचालन के समर्थन हेतु सी प्लेनू VGF योजना का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। विकास संपर्क के रूप में शहरों के बीच 4 उच्च गति रेल गलियारे बनाए जाएंगे। मानव संसाधन के आवश्यक विकास के लिए रीजनल सेंटर्स एंड एक्सीलेंस के रूप में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बताया यहाँ पर। ठीक है, तो फ्यूचर रेडी ये टर्म यूज हुआ है, फ्यूचर रेडी में ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी फ्यूचर रेडी के तहत।
अब यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या क्या चीज़ें की गई है, इक्विटी सहायता दी जाएगी, लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जाएगा, इसी के साथ साथ पेशेवर सहायता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित एसएमई विकास निधि की शुरुआत की गई है दोस्तों। 10,000 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर भारत कोष में अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे आत्मनिर्भर भारत के तहत। ठीक है, लिक्विडिटी सपोर्ट यहाँ पर दिया जाएगा, इसी के साथ साथ पेशेवर सहायता भी दिया जाएगा इन उद्योगों को, ताकि ये जो हमारा लघु मध्यम उद्योग है उसको चैंपियन बनाया जा सके, उन्हें सहायता प्रदान करके दोस्तों। ठीक है, वस्त्र उद्योगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, यहाँ जैसे कि खादी हो गया, हथकरघा हो गया, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का शुभारंभ किया गया दोस्तों। तो इस योजना का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल दोस्तों। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 3 से 4 स्कीम मैं आपको बता चुका हूं, पीछे आप देखिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, इसका उद्देश्य होगा कि खादी, हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए ये काम करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, इस योजना का नाम आपको नहीं भूलना है, सर एंड मैम। ठीक है, अब बायो फार्मा शक्ति के बारे में बात की गई है कि बायो फार्मा के बारे में क्या बात हुई है। तो ज्ञान, तकनीकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को बेहतरी कैसे बेहतर बनाया जा सके बायो फार्मा का उपयोग करके। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बातें की गई हैं दोस्तों। तो बायो फार्मा शक्ति का उद्देश्य है भारत को वैश्विक बायो फार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना। बायो फार्मा शक्ति अगले 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुभारंभ होगा इसका। बायोलॉजिक्स एंड बायो सिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए इकोसिस्टम बनाना दोस्तों। इसी के साथ साथ इसमें बायोफार्मा क्षेत्र पर फोकस कर 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान की स्थापना और 7 को उन्नत कर बढ़ावा देना है दोस्तों। ठीक है, तो बायो फार्मा शक्ति अगर आपसे कोई पूछे कि उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि ज्ञान, इसमें आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, इसमें रिसर्च का प्रयोग करके, इसमें ज्ञान का प्रयोग करके जो आपका जो स्वास्थ्य सेवा है उसे किस प्रकार से और अच्छे बनाया जा सके, उसे किस प्रकार से सुदृढ़ किया जा सके बायोफार्मा का उपयोग करके, वही चीज़ें यहाँ पर बायोफार्मा शक्ति का उद्देश्य बताया गया है दोस्तों। ठीक है, और रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, कि कैसे किस प्रकार से हम यहाँ पर कर सकते हैं कि भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू की गई है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी। और इसी के साथ साथ एक स्कीम और लॉन्च की गई है, इसी के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यहाँ पर 2.0 का शुभारंभ जल्द किया जाएगा दोस्तों। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 समर्पित यहाँ पर रसायन पार्क स्थापित किए जाएंगे। ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। रेयर अर्थ कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जिससे कि जो बायोफार्मा जो निर्माण है उसे एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके सर एंड मैम दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ें मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई कि इकोनॉमिक सर्वे की चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको डाल दिया है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेवा क्षेत्र के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आर्थिक सर्वेक्षण की हैं, तो इसे आप खुद से देखिएगा। ये सारी चीज़ें हैं कि भारत तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो रही है दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, वैश्विक मुद्रास्फीति, ठीक है, वैश्विक घटनाक्रम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, तो इसे आप यहाँ पर खुद से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ये भी लगा दिया है कि जीडीपी वृद्धि दर जो है 2026-27 में कितनी रहेगी। तो 6.8 से 7.2 का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है कि जो हमारी जो जीडीपी की जो वृद्धि दर रहेगी वो यहाँ पर 7.2 के आसपास यहाँ पर रहेगी, 6.8 से 7.2 के आसपास दोस्तों। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की हम निबल राष्ट्रीय आय की बात करें तो यहाँ पर 2025-26 में 2.20 था दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर खुद देखिएगा, मैंने लगा दिया है। ठीक है, और
जीडीपी वृद्धि दर यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26-27 में 7.2 और 6.8 के आसपास यहाँ पर रहेगा। और सकल जीएसटी संग्रह के मतलब जीएसटी का संग्रह कितना परसेंट हुआ है 25-26 में, तो 17.4% यहाँ पर हुआ है अप्रैल से दिसंबर के बीच में यहाँ पर। और आगे देखें कि क्या किया गया है। हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, ये जो बात थी कि हाई स्पीड कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाएगा यहाँ पर, तो वो मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। तो ये एक हाई स्पीड कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में कहा गया है। और नो चेंज इन इनकम टैक्स, अगर आपकी इनकम जो है वो 0 से 4 लाख तक है तो यहाँ पर क्या किया गया, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर 4 से 8 लाख यहाँ पर न्यू टैक्स जो रिजीम है, ठीक है, वो यहाँ पर 5% है। 8 से 12 लाख जो है वो 10% है। 12 से 16 लाख जो है वो 15% है। अगर जिनकी आय जो है वो 16 लाख से 20 लाख है वो यहाँ पर 20% है। और 24 लाख प्लस से है उनको 30% यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। तो सॉरी गैस, टैक्स रिबेट फ्रॉम द दोस्त विथ इनकम अप टू 12 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एलिम्को को बल दिव्यांगजन को संबल, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो एलिम्को का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया हुआ था, तो ये मैंने पहले ही यहाँ पर आपको बता दिया है कि कैसे क्या है। हाँ, अब बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे लोगों को, आम लोगों को ये ज़्यादा वो रहती है रुचि की क्या क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है। तो जो महंगा जो हुआ है दोस्तों, वो शराब महंगी हुई है, जो पीते हैं वो समझ जाओ। स्केप वो तब भी पियेंगे, ठीक है। स्केप हो गया, ठीक है। खनिज हो गया, फ्यूचर ऑप्शंस हो गए, ठीक है। ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन जो ट्रेडिंग है, ये सारी चीज़ें महंगी हुई है। सस्ता क्या क्या हुआ है दोस्तों, तो कपड़े जो है वो सस्ते होते, जाके लूट लो। लेदर आइटम्स हो गया, सस्ता हो गया। सिंथेटिक फुटवेयर हो गया। कैंसर शुगर की 17 दवाएँ ड्यूटी फ्री हैं। लिथियम आयन सेल यहाँ पर सस्ती हुई है। मोबाइल बैटरी सस्ती हुई है। सोलर ग्लास सस्ता हुआ है। मिक्स गैस सीएनजी, ईवी, माइक्रोवेव ओवन, विमानों का ईंधन, विदेश यात्रा, ये सब यहाँ पर सस्ते हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या महंगा क्या सस्ता, ये भी मैंने आपको बता दिया। पिछले 6 वर्षों में केंद्रीय बजट भाषणों का औसत टाइम 2025 में जो था वो क्या था, 2025 में जो था वो 1 घंटा 17 मिनट था दोस्तों। 2000 सबसे जो लंबा अगर हम बात करें तो 1 घंटा 17 मिनट, 1 घंटा 27-40, ये ठीक है। सबसे लंबा 2020 में था दोस्तों, ठीक है, 2 घंटा 41 मिनट का था। अब बात करते हैं यहाँ पर कि बजट ऑफ बिग ड्रीम के बारे में क्या बताया गया है कि एम्पावरिंग, ठीक है, अन्नदाता इन रिचिंग भारत दोस्तों, ठीक है। इन ठीक है, अन्नदाता दोस्तों। तो 500 यहाँ पर रिजर्व प्रॉप्स यहाँ पर अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, ठीक है। फिशर्स यानी कि मछली पालन के लिए यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर शुरू किया जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों फॉर द रूरल जॉब्स, जो कि ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया, ठीक है। कोकोनट मिशन यहाँ पर शुरू किया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर इंडिया और ये सारी भारत विस्तार के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एआई एडवाइजर्स फॉर स्मार्टर सफ़र फार्मिंग दोस्तों, ठीक है। किस प्रकार से स्मार्ट तरीके से यहाँ पर फार्मिंग कर सके, उसके लिए भारत विस्तार यहाँ पर स्कीम लॉन्च की गई है। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप यहाँ पर प्लान की जाएगी, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इन ईस्टर्न इंडिया दोस्तों यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे छूट जाएँ तो वो बात अलग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बता दूँ कि बजट में और चीज़ें क्या कही गई कि क्या मतलब कि केंद्रीय राजस्व क्या है और व्यय क्या है दोस्तों। राजस्व और व्यय का मतलब ये होता है कि जो राजस्व जो यहाँ पर जो है जो राजस्व का मतलब ये होता है कि रुपया आता मतलब रुपया आता कहाँ से है, और व्यय का मतलब होता है कि रुपया जाता कहाँ पर है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो उधार और अन्य देयताएँ 24 पैसे, जीएसटी और अन्य 18 पैसे, आयकर 21 पैसे, निगम कर ठीक से आता है 4 पैसे, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 6 पैसे,
विभिन्न कर प्राप्तियाँ 15 पैसे। तो सबसे ज़्यादा जो है वो उधार और अन्य देयताओं से रुपया यहाँ पर आता है। और सबसे ज़्यादा रुपया जाता कहाँ पर है, तो इन्हीं में ही जाता है, यानी करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 22 पैसा जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जाता है। और सबसे कम जो है वो जाता है पेंशन में दोस्तों। ठीक है, 2 पैसे यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, तो अगर हम बात करें तो ऊर्जा, अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों को कितना कितना पैसा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो शिक्षा के लिए दिया गया है दोस्तों, ये करोड़ में है दोस्तों। तो एक यहाँ पर ये शिक्षा को कितना दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, शिक्षा को कितना दिया गया है, 1,39,289 करोड़ रुपए यहाँ पर शिक्षा को दिया गया है। और स्वास्थ्य को दिया गया है 1,00,000 यहाँ पर कितना है दोस्तों, यहाँ 1,00,000 यहाँ पर 4,599 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। किसको, स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर रक्षा के लिए यहाँ पर 5,94,000 करोड़, इकाई धारे सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख, हाँ 5,94,000 करोड़ 585 रुपये यहाँ पर दिए गए हैं रक्षा के लिए। मैं ये गिन इसलिए लेता हूँ कि कहीं मुझसे कन्फ्यूजन ना हो जाए कि मैं कहीं लाख को 10 लाख में पढ़ दूँ, करोड़ में पढ़ दूँ, इसलिए मैं गिन देता हूँ दोस्तों। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर और क्या चीज़ें की है, ग्रामीण विकास के लिए इतना पैसा दिया गया है। ठीक है, तो आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा के लिए कितना दिया गया है, ऊर्जा के लिए कितना दिया गया है और स्वास्थ्य के लिए कितना दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर है राजकोषीय घाटा के बारे में आप यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, और प्राप्तियाँ और व्यय कौन कौन सी हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 2024-25 की प्राप्तियाँ व्यय है और 2026-26 की ये आप देख रहे हो जो ग्रीन कलर में जो है ये 2025-26 की हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, ये मैंने लगा दिया है कि कितने कैसे क्या है। ठीक है, तो ये रुपया आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ से है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर को कितना कितना पैसा मिला है वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है दोस्तों। बाकी ये चीज़ें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितना यहाँ पर दिया गया है ये भी आप यहाँ पर देख लेना कि 2019-20 ये कंपैरिजन किया गया है दोस्तों। ठीक है, कि 2019-20 में इतना दिया गया था, 2026-27 में इतना दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है सर एंड मैम। ठीक है, तो ये था एक बजट का मैंने एक समरी एंड एनालिसिस मैंने आपको किया है। ठीक है, कि कैसे क्या चीज़ें हैं। मैंने आपको पूरी कोई रामायण नहीं सुनाया है, कोई गीता नहीं सुनाया है। जितना इम्पोर्टेंट आपको था, जितना पढ़ना था, जो भी आपके एग्ज़ाम में आता है वही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताया है दोस्तों। ठीक है, तो कोई ये नहीं कि हाँ मैंने कोई बहुत ज़्यादा डीप में आपको मैं ले गया हूँ, लेमन लैंग्वेज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और हाँ, एग्ज़ाम में आपको क्या पूछते हैं, ये जितने भी मैंने आपको स्कीम बताई हैं, नई नई जो स्कीम लॉन्च हुई है उसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हो सकता है कि हाँ छुटमुट थोड़े बहुत हो सकते हैं कि यहाँ पूछ ले कि दिव्यांगजन कौशल योजना क्या है, खेलो इंडिया क्या उद्देश्य क्या है। ठीक है, दिव्यांगजन का उद्देश्य क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है दोस्तों। ठीक है, हाँ ये पूछ सकता है कि 26-27 का जो बजट था वो 3 कर्तव्यों पर था, वो 3 कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, कि ये 3 कर्तव्य थे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बजट आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, बजट अच्छा लगा कि नहीं लगा, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।